जैसे कि उम्मीद थी, शाम को पटना एयरपोर्ट पर एयर बस के उतरते ही उसने चैन की सांस ली। मगर अभी तो बस शुरुआत थी, आगे के झंझावातों को तो भी झेलना था। पंकज शर्मा की डेड बॉडी भी इसी फ्लाइट से आई थी और उसी के साथ उसे भी गांव जाना था। पहली बार वह विमान पर चढ़ा था, मगर पहली बार फ्लाइट पर जाने का उसे कोई रोमांच या खुशी नहीं थी। पंकज एक शिपिंग कंपनी में मैरीन इंजीनियर थे और उनकी अच्छी भली स्थायी नौकरी और तनख्वाह थी। फिर उनके परिवार वाले संपन्न किसान भी थे। उन्होंने ही अपने खर्चे पर पंकज शर्मा के शव को यहाँ मंगवाया था कि उनका दाह संस्कार अपने ही गांव में हो, और इसी बहाने पर भी वह साथ आ गया था। पंकज शर्मा के बड़े भाई और उनके दो भतीजे भी साथ थे। संभवतः वे वहीं समस्तीपुर से ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कर पटना एयरपोर्ट आए थे। कोरोना के चक्कर में इस समय ऑक्सीजन और दवाओं के साथ अस्पतालों में बेड व एम्बुलेंस के लिए भी तो मारामारी थी। कोरोना की जांच और दूसरी सुरक्षा जांच संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में ही 1 घंटा खर्च हो गया था। फिर बाहर निकलते ही पंकज शर्मा की डेड बॉडी को एम्बुलेंस की छत पर रखकर बांधा जाने लगा। वह चुपचाप सारी गतिविधियां देखता रहा। उनका 16 साल का बेटा अनूप अभी भी फूट फूट कर रो रहा था। उनके बड़े भाई नारायण की भी आंखें नम थी। पंकज शर्मा का भतीजा आलोक उसी की हम उम्र था और सभी कामों में काफ़ी तत्परता दिखा रहा था। वैसे तो आलोक मैट्रिक तक उसी का क्लासमेट था। वह उसके स्वभाव को जानता था कि वह कितना कामचोर और आलसी है, मगर आज उसके काम के प्रति तेजी देखते ही बनती थी। सच है, समय व्यक्ति को किस तरह बदल कर रख देता है। अब खड़े क्या हो राजन, आगे जाकर बैठ जाओ। आलोक बोला, हम अभी चलेंगे तो शाम के 7 बजे तक समस्तीपुर पहुंच जाएंगे। फिर वहां से अपने गांव गणेशी पहुंचने में कितनी देर लगेगी। वह चुपचाप ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। एम्बुलेंस अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। लॉकडाउन की वजह से सड़कें शांत थी। पटना के हर प्रमुख चौराहे पर गश्ती पुलिस का पहरा था। वहाँ यह बताते हैं कि वह एयरपोर्ट से आ रहे हैं। कोई कुछ कहता नहीं था। गंगा सेतु पार करते ही एम्बुलेंस पूरी रफ्तार में आ गई थी। 6 बजे तक वह समस्तीपुर में थे। वहाँ भी हर गली चौराहे पर लॉकडाउन की वजह से पुलिस का पहरा था। 6:30 बजे तक वह अब अपने गणेशी गांव में थे और अब एम्बुलेंस शर्मा भवन के आगे खड़ी थी। एम्बुलेंस देखते ही पंकज शर्मा की पत्नी चित्कार मार बाहर निकली और उसके आगे पछाड़ खाकर गिर पड़ी। माँ और बहन अलग दहाड़े मारकर रो रही थी। सब कुछ जैसे तैयार ही था। दरवाजे पर घंटे भर के लिए शव को रखा गया था और लोग मुंह पर मास्क लगाए अंतिम दर्शनों के लिए आ जा रहे थे। वह चुपचाप अपना बैग संभाले खड़ा रहा। छोटा भाई माखन आया और उसका बैग लेते हुए बोला, अब घर चलिए भैया, माँ इंतज़ार कर रही है तुम्हारा। अंत्येष्टि पूरी होने के बाद घर जाते हुए उसने जैसे खुद से कहा, गांव तो आ ही गया है, थोड़ी देर और सही, अभी यहाँ की औपचारिकताएं पूरी होने में देर तो लगेगी ही। आलोक उसके असमंजस और कसमकस को देखते हुए बोला, नहीं राजन, तुम घर हो आओ, तुम भी काफ़ी थक गए हो। मैं समझ सकता हूँ, जब हम मुक्ति धाम को चलेंगे उसी समय आ जाना। उसे देखते ही माँ उससे चिपट कर रोने लगी। मैं तो समझी कि सारा खेल खत्म हो गया है। यह मेरे किसी पुण्य का प्रताप है कि तुम बचकर आ गए राजू। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। साल भर पहले ही तुम्हारे पिता का देहांत हुआ था। कितनी मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने। अब बीती बातों को छोड़ो माँ। उसकी भी आंख भर आई थी। क्या करता, बाबूजी के जाने के बाद घर में एक चवन्नी तक नहीं थी। उल्टे उनके श्राद्ध कर्म के नाम पर बिरादरी वालों ने कर्ज का पहाड़ चढ़ा दिया था। उसे उतारने के लिए ही तो मुझे मुंबई जाना पड़ा था, मगर लौटे तो किस हालत में। माँ रोते हुए कह रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। अब ये बातें छोड़ो माँ। वह बोला, पंकज शर्मा की अंत्येष्टि के लिए मुझे जाना ही होगा। यह उनका ही एहसान है कि मैं कुछ कमाने लायक बन गया हूँ। माखन ने बाहर ही एक बाल्टी पानी और मग रख ला कर दिया था। वह वहीं अपने कपड़े उतारकर हाथ मुंह धोने लगा था। भैया आप नहा लीजिए, दिन भर से आप दौड़ धूप कर रहे हो, नहाने से थोड़ी थकान मिट जाएगी। गर्मी बहुत है, मैं एक बाल्टी पानी और ला देता हूँ। उसने लगे हाथ नहा लेना ही ठीक समझा। मई का मौसम वैसे ही गर्मी का है, थोड़ी तो राहत मिलेगी। बाहर ही चौकी रखी थी। गर्मियों में आम तौर पर बिहार में चौकी खाट वगैरह रात में पुरुषों बच्चों के सोने के लिए निकाल दिए जाते हैं। वह वही आराम से बैठ गया। माँ उस पर ताड़ के पत्तों से पंखे की तरह छलने लगी। नहाने के बाद माँ ने उसे चाय का गिलास और घर के बने नमकीन की तस्तरी उसके आगे धर दी थी। दोनों छोटे भाई बहन भी वहीं आकर बैठ गए थे। उसने जल्दी जल्दी चाय पी
और नमकीन ख़त्म कर बोला, शर्मा जी के घर हो आता हूँ, तुम इंतज़ार करना, जल्दी ही लौट आऊँगा। लगभग 9 बजे अर्थी उठी और वह भी सभी के साथ शमशान घाट तक गया। दाह संस्कार के बीच वह जैसे शून्य में खोया सा था कि तभी आलोक आकर उससे बोला, राजू भाई यह अचानक क्या हो गया? क्या कहूँ आलोक? वह फक फक कर रो पड़ा। मृत्यु नज़दीक थी। कुछ को मुक्ति मिल गई, कुछ हमारे जैसे लोग भारतीय नौसेना की वजह से बच गए। अब जो होना था हो ही गया। आलोक उसे सांत्वना देते हुए कहने लगा, कुछ कुछ जानकारी हमें भी हुई है। तुम बहुत थके हो और परेशान भी रहे हो। अब घर लौट जाओ, यहाँ हम कई लोग हैं देखने के लिए। उसके मन में वापस लौटने की इच्छा थी, मगर वह संकोचवश उठ नहीं रहा था। भारी मन के लिए वह वहाँ से उठा और घर चला गया। एक बार पुनः स्नान कर वह ताज़ा तरीन हुआ और बेमन से खाना वगैरह खाकर बाहर बिछी चौकी पर लेट गया। छोटा भाई आकर पैर दबाने लगा। उसने उसे मना किया तो वह मनुहार भरे स्वर में बोला, इसी बहाने तुम्हारे पास हूँ भैया। यहाँ माँ और दीदी कितनी रोती हैं। क्यों क्यों क्या बात हुई? वह उठकर बैठ गया। फिर तुम तो घर पर ही हो ही, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ। वह सुबकता हुआ बोला, एक तो तुम इतनी दूर चले गई, उस पर यह तूफान वाला हादसा हुआ तो हम बहुत डर गए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। अब बाहर नहीं जाता तो घर के खर्चे कैसे चलते? वह उसे समझाते हुए बोला, अब तुम जाओ, रात बहुत हो गई है, इसलिए जाकर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है, कल ढेर सारी बातें करूँगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। ठीक है, सो जा। उसने उसे अपने बगल में सुलाते हुए कहा। अब वह सोने का प्रयास करने लगा था, मगर नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। ऊपर आसमान तारों से सजा था जिसे वह निहार रहा था। वह उसे कहीं पंकज शर्मा को खोज रहा था, शायद कि उसे अपने दिवंगत पिता की याद आ गई। विगत वर्ष जब उसके पिता का देहांत हुआ था तो इसी प्रकार के भयावह शून्य को देखकर घबराया था। उनके अंतिम क्रिया संपन्न होने के बाद समस्या यह थी कि अब रोज़मर्रा के खर्चे कैसे चलेंगे। इस पर बिरादरी वालों ने श्राद्ध के नाम से अलग शाही खर्चा करवा उसके घर को कर्ज में डुबा दिया था। उसकी भी उसे भरपाई करनी थी। थोड़ी सी खेती थी, दरअसल उसी पर सभी की दृष्टि लगी थी, मगर माँ उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं थी। बहुत उसने भाग दौड़ की। उसने 3 साल पहले ही ITI से वेल्डर का सर्टिफिकेट हासिल कर दिया था, मगर सरकारी तो दूर कोई प्राइवेट नौकरी भी उसे नहीं मिल रही थी। वह वही समस्तीपुर में एक ग्रिल बनाने वाली दुकान में बतौर वेल्डर लग गया था कि घर बैठने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। इससे काम में हाथ भी साफ रहता और परिपक्वता भी आती। उन्हीं दिनों पंकज शर्मा छठ त्योहार के अवसर पर घर आए थे। वह मुंबई में किसी शिपिंग कंपनी में मैरीन इंजीनियर के अच्छे पद पर थे। एक दिन वह किसी काम के सिलसिले में उनके छोटे भाई आलोक से मिलने गया तो उसने भेंट हो गई। वह उसके घर का हालचाल पूछने लगे तो जैसे दिल का दर्द बाहर उमड़ आया था। आपसे कुछ छुपा तो है नहीं, दाने दाने तक के लिए मोहताज हैं हम। तभी मैं समस्तीपुर में उस ग्रिल बनाने वाली दुकान पर जाने लगा। इस लॉकडाउन में तो हमारी क्या सभी की हालत ख़राब थी। वे बस कुछ खाने पीने पर को दे देते थे। छोटे भाई को अगले साल 12वीं की परीक्षा देनी है। पता नहीं वह पैसों के चलते फार्म भर पाएगा कि नहीं। वह इसलिए विक्षिप्त सा हो गया था। छोटी बहन को भी 10वीं की परीक्षा देनी है। उसकी पढ़ाई में कुछ खर्चे तो होते ही हैं, मगर भोजन पानी तो चाहिए ही ना। उधर हमारी थोड़ी सी बची ज़मीन पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे थे, वो कैसे बचेगी? और बड़ी बात यह है कि हम कैसे बचें, समझ नहीं पाता हूँ। आप तो मुंबई में अच्छे पद पर हैं, वहाँ कुछ जुगाड़ हो पाता, मेरा तो बहुत अच्छा रहता। मुमकिन हो तो आप अपनी शिपिंग कंपनी में ही मुझे रखवा लें। अरे मैं भी तो उस कंपनी में मुलाजिम ही हूँ, कहते हुए ज़ोरों से हंसे थे। मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ? थोड़ी देर ठहर कर कुछ याद करते हुए वह बोले, तुमने वेल्डिंग ट्रेड से ITI पास किया है ना? कैसा काम है तुम्हारा? अब मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा क्या करूँ? मैं जिस दुकान में काम करता हूँ उन्हीं से पूछ लीजिएगा। इस फिनिशिंग से काम करता हूँ कि सभी मेरी वेल्डिंग की प्रशंसा करते हैं। मैं जिस जहाज़ पर काम करता हूँ उसके कैप्टन ने मुझसे किसी अच्छे वेल्डर के बारे में बात की थी। मगर भाई, इस सागर में जहाज़ की नौकरी रहेगी, पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। वैसे पैसे अच्छे मिलेंगे, संभवतः 20,000 रुपये महीने के दें। उसने उनके पैर पकड़ लिए। मुझे मंजूर है। समुद्र के जहाज़ पर रहना, कम से कम मेरी माँ तो ठीक से रहेगी, भाई बहन थोड़ी पढ़ाई तो कर लेंगे। आप मुझे साथ ले चलिए। और इस प्रकार वह पंकज शर्मा के साथ मुंबई आ गया था। वहाँ पहले उसे शिपिंग कंपनी के तकनीकी विभाग में रखा गया, फिर वह जहाज़ों पर ही काम करने लगा। कैसे नीरस जीवन था यहाँ का।
समुद्र तट से सैकड़ों मील दूर स्थित जहाज़ों में टूट फूट होती रहती थी और उसके साथ ही मरम्मत का काम भी चलता था। चूँकि जहाज़ लोहे इस्पात के ही बने होते थे और इसके लिए कुशल तकनीशियनों की ज़रूरत थी। शीघ्र ही उसने अपने काम में सभी का दिल जीत लिया था। पंकज शर्मा का जीवन तो समुद्र में खड़े जहाज़ों के बीच ही गुजरता था। फिर भी उन्होंने मुंबई के उपनगर अंधेरी में एक कमरा ले रखा था। वेतन मिलते ही वे वहाँ जाते और कुछ आवश्यक खरीदारी के साथ घर पैसा भेज देते थे। अगले माह जब वेतन मिला तो वह उसे भी साथ ले गए। वह तो अपने वेतन के 20,000 रुपयों को एक साथ घर भेजने पर उतारू था। उन्होंने उसे समझाया कि अब तो उसे यहीं रहना है, इसलिए ज़रूरी सामान और कपड़े खरीद लो, और इस प्रकार उसे जूते कपड़े आदि के साथ ब्रश मंजन से शेविंग किट्स तक की खरीदारी कराई, जिसमें उसके 8,000 रुपये निकल गए थे। वह उससे हंस कर बोले, यह मुंबई पैसों की नगरी है, यहाँ सारा खेल पैसों का ही है। अभी अपने पास 2,000 रुपये रखो और बाकी 10,000 रुपये घर भेज दो। शर्मा जी के अकाउंट की मार्फत वह माँ के पास 10,000 रुपये भिजवा कर निश्चित हो गया था। लगे हाथ उन्होंने उसका उसी बैंक में अकाउंट भी खुलवा दिया था। नवंबर में वह यहाँ मुंबई आया था। जहाज़ का यह समुद्री जीवन अजीब था। चारों तरफ समुद्र की ठाठें मारती खारे पानी की लहरें और बजरे का बंद जीवन। दिन भर किसी जहाज़ में काम करो और फिर शाम को बजरे में बंद हो जाओ। हजारों लाखों लोगों का जीवन इसी समुद्र के भरोसे चलता है। विशालकाय व्यापारिक जहाज़ों से लेकर सैकड़ों छोटी बड़ी नौकाएं अपने मछुआरों के संग जाल या महाजाल बिछाए मछली पकड़ती व्यस्त रहती हैं। ऐसे में वह कोई अनोखा तो नहीं है जो यहाँ रह नहीं पाए। उसे अभी मौज मस्ती की क्या ज़रूरत है। उसे तो अभी अपने परिवार के अभाव के जाल काटना है। यहाँ खाने पानी की समस्या नहीं है। ठेकेदार की तरफ से सभी के लिए यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। पंकज शर्मा ने उसे अपना छोटा सा मोबाइल दे दिया था, जिसे वक्त ज़रूरत माँ या भाई बहन से बात कर लिया करता था।